डॉक्टर गौरव, अभी हमारे पास में फेसबुक पे भी बहुत सारे सवाल आने लगे हैं। मैंने कहा ना, जॉइंट्स की प्रॉब्लम सबके पास में होती है, तो बहुत सारे सवाल आने लगे हैं। और मैं जगदीश गुप्ता अंकल से कहूंगी कि आप प्रोग्राम को सुनते रहिए, म्यूट कर दीजिए, कुछ और सवालों के जरिए आपको और अच्छे अच्छे कुछ जवाब भी मिल जाएंगे। डॉक्टर साहब, एक सवाल डॉक्टर गौरव से मेरा ये है डॉक्टर साहब से कि मेरी पत्नी जो है, उनकी उम्र 76 साल की है और उनके पैरों में तकलीफ है ये, और डॉक्टर को मैंने दिखाया, उन्होंने कहा ज्वाइंट रिप्लेसमेंट के लिए उन्होंने सजेस्ट किया है। ये कहा है कि इनका जो है 4th स्टेज का है, और अब ये हड्डियां जो है एक तरफ बढ़ी हुई, उसमें गैप ज्यादा है, एक तरफ का हिस्सा चिपक गया है, जिसकी वजह से चलने में तकलीफ होती है। इसमें ज्वाइंट रिप्लेसमेंट ही चाहिए इसको जी। तो बायोलेटरल ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एक साथ कराना ठीक रहेगा या नहीं? देखिए डॉक्टर गौरव, जस्ट अ मिनट, आप ज्वाइंट रिप्लेसमेंट को सर की समस्या के साथ में डिस्क्राइब कर दीजिए सबके लिए। अच्छा, प्लीज इंक्लूड ऑल पॉइंट्स। ओके, ठीक है। देखिए, जैसे जो हमारा जो सबसे बात करते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस, वो सबसे कॉमनली जो है हमारा नी जॉइंट में होता है। तो जो ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, जब अफेक्ट करता है तो इसकी डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, स्टेज 1, 2, 3, 4 करके। तो जनरली अगर स्टेज 4 पहुंच जाता है, या फिर पैरों में जो है टेढ़ापन आने लगता है, या और पैरों में जो है डिफॉर्मिटी आ जाती है, कि या तो पैर आपके बिस्तर को पूरा टच नहीं कर पा रहे हैं, या फिर जब आप खड़े होते हैं बो लेग जिसको कहते हैं, कि पैर अंदर की तरफ जो आपके दोनों घुटने जो है पैर अब नहीं मिल पा रहे हैं, जनरली ये डिफॉर्मिटी होती है। अगर इस तरह की सिचुएशन पहुंच चुकी है तो ज्वाइंट रिप्लेसमेंट कराना ही एकमात्र ऑप्शन बचता है। ठीक है, अगर साथ में उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जनरली जो होता है कि ये ऑपरेशन ओल्ड एज में ही होता है। अगर हम पर्सनली बात करते हैं, जनरली तो देखिए दोनों घुटनों का ही ऑपरेशन कराना जरूरी हो जाता है, लेकिन क्योंकि अगर हम दोनों का नहीं कराते हैं, एक का कराते हैं और एक को थोड़ा डिले करते हैं, तो थोड़ा सा फिजियोथेरेपी एंड बाद में जो है रिहैब में उसमें दिक्कत आती है। तो कोशिश यही होती है कि दोनों घुटनों का ऑपरेशन जो है जल्दी से जल्दी किया जाए। पर कई बार क्या होता है कि घुटना जो बदलने का ऑपरेशन है, जॉइंट रिप्लेसमेंट है, वो एक बड़ा ऑपरेशन होता है। तो इसमें क्या होता है कि अगर आपकी सबसे बड़ी बात ओल्ड एज में क्या होता है, कार्डियक जो कैपेसिटी होती है वो थोड़ी कम हो चुकी होती है। तो एक बार पेशेंट को अच्छे तरीके से उसकी जांच कर लेना कि जो है उनका क्या वो एनेस्थीसिया और सर्जरी के कॉम्प्लिकेशंस को, मतलब जो इतना जो लोड शरीर पे पड़ने वाला है ऑपरेशन के दौरान, वो उसको झेल सकते हैं, नहीं झेल सकते हैं। अगर उनकी जो है फिटनेस है पूरी तरीके से, वो कार्डियक फिटनेस है और एनेस्थीसिया फिटनेस है, तो हम दोनों घुटने भी एक साथ बदल सकते हैं। पर अगर एक पर्सनली एडवाइस में करूं या एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस देखें, तो हम लोग जो है, या ज्यादातर जो जगहों पे है, हम लोग जो है अगर कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, किसी तरह का फाइनेंशियल कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, तो हम प्रेफर यही करते हैं कि हम एक घुटना बदलें, और जनरली जो है 3 से 4 दिन बाद या 1 हफ्ते बाद जो है दूसरा घुटना बदले। और वैसे आइडली गैप कोई कितना भी हो सकता है पेशेंट टू पेशेंट, पर जनरली कोशिश यही होती है कि हम लोग जो है 1 महीने के अंतराल में दोनों घुटनों का प्रॉपर जो है रिप्लेसमेंट हो जाए, और जल्दी से जल्दी उसकी फिजियोथेरेपी और एक्सरसाइज वगैरह शुरू हो जाए। डॉक्टर साहब, ऐसा है कि इनको मैंने यहाँ अपोलो में दिखाया है, बेंगलोर में मैं हूँ, और बेंगलोर में इनको दिखाया, डॉक्टर ने देख के कहा कि हम इनको हॉस्पिटल में भर्ती कर लेंगे और इनको जो है 1 या 2 दिन के इंटरवल पर दूसरे पैर का भी कर देंगे, बायलैटरल। हाँ जी, जनरली हम लोग यही कह रहे हैं, डॉक्टर गौरव भी यही कह रहे हैं, और मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने भी ऐसे पेशेंट देखे हैं जी। और हम लोग सुन के घबरा जाते हैं कि इस तरह का किसी का ऑपरेशन हुआ, वो भी +60+ में, लेकिन मैंने देखा कि ये ऑपरेशन हुआ और मेरे ख्याल से 48 या 2 दिन बाद डॉक्टर ने उनको खड़ा कर दिया, छोटे छोटे से मूवमेंट हो गए। क्योंकि अभी जितने भी अच्छे हॉस्पिटल्स हैं उनमें जैसे ऑर्थोपेडिक सर्जन है, जैसे फिजियोथेरेपिस्ट है, वैसे वहाँ पर एक पेन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट भी होता है जो उनके साथ में वो लोग थे। एंड इट वाज सो वंडरफुल एक्सपीरियंस कि मैंने जब देखा कि घुटनों के ऑपरेशन के बाद में वो व्यक्ति छोटे छोटे से दर्द, हल्के हल्के दर्द के साथ में मुस्कुराते हुए चल रहा था। तो मैंने उसका वीडियो भी बनाया था। सो जगदीश गुप्ता अंकल, आप इस चीजों से बिल्कुल मत डरिए, और हम थोड़े से और भी सवाल लेते हैं साथ साथ में। आपको 2 मिनट के लिए अभी रोकूंगी, क्योंकि अभी डॉक्टर गौरव के लिए बहुत सारे सवालों का पिटारा मिलने वाला है। बहुत बहुत डॉक्टर साहब को और आपको धन्यवाद, आपने इतना जो है मन बिल्कुल अच्छा कर दिया। और हम तो पहले से तैयार है, लेकिन थोड़ा बहुत एक हमने कहा कि अब इसका लाभ उठा करके कम से कम आपसे बिल्कुल पर्पस ही यही था। बिल्कुल पर्पस यही था, बहुत अच्छा लगा। डॉक्टर गौरव, सबसे छोटी उम्र का आपने कौन सा पेशेंट देखा है जिसको ऑर्थराइटिस हो?
अगर ऐसे बात करते तो देखिए सबसे उम्र का जो आर्थराइटिस से कोई मतलब ज्यादा लेना देना नहीं है। छोटे बच्चे, इवन आप अगर आप बात करेंगे कि 6 महीने से कम उम्र का बच्चा भी, जैसे मैंने बताया ना कि सेप्टिक आर्थराइटिस या फिर जिसको हम इन्फेक्टिव आर्थराइटिस भी कहते हैं, तो ये जो है कई बार 1 महीने के बच्चे में या 6 महीने के बच्चे में भी पाए जाते हैं। तो इस तरह की सिचुएशन में अगर खासतौर पर अगर कोई छोटा बच्चा है और सेप्टिक आर्थराइटिस के साथ पीड़ित है, तो हमें इसका इमीडिएट ऑपरेशन करना पड़ता है। हम जितना इसमें डिले करते हैं तो ज्वाइंट आगे मतलब ज्वाइंट इमीडिएटली मतलब ये समझ लीजिए कि 48 से 72 घंटे के अंदर ही ये जो कंडीशन है ज्वाइंट को पूरे तरीके से डैमेज कर देती है। तो इसलिए जो है इस वाली कंडीशन में हमें अर्जेंट ऑपरेशन करके ज्वाइंट को क्लीन करना पड़ता है और इन्फेक्शन को रोकना होता है। जी डॉक्टर साहब, ऐसे कोई खास सिम्टम हो जहाँ पेरेंट्स को तुरंत अलर्ट होना चाहिए कि ऑर्थोपेडिक्स के पास भागो? देखिए, अगर हम बात करते हैं सेप्टिक आर्थराइटिस के, तो इससे लक्षण कुछ इस तरीके के हैं कि जो है आपको बुखार आएगा, फीवर रहेगा और काफी हाई ग्रेड फीवर रहेगा, मोर देन 100, 101, 102 तक जाएगा या इवन उससे भी ज्यादा रहेगा 2 से 3 दिनों तक। इसके अलावा जो आपका अफेक्टेड ज्वाइंट होगा वहां पे रेडनेस, बहुत ज्यादा स्वेलिंग, इवन जो बच्चा है वो वहां पर फिंगर टच करने के लिए मतलब इतना पेनफुल होगा कि वो उस पर फिंगर भी टच नहीं करने देगा। इसके साथ जो लोकल एरिया होगा वो काफी ज्यादा गर्म होगा, मूवमेंट्स जो होंगी वो बिल्कुल रेस्ट्रिक्टेड होंगी। तो हालांकि जो ये सेप्टिक आर्थराइटिस वाली कंडीशन होती है इतनी एक्यूट होती है कि इमीडिएटली मतलब ज्यादातर पता चल जाती है, मतलब इमीडिएटली आपको बच्चा जो है इतना पेनफुल होगा, इतना ज्यादा परेशान होगा कि पेरेंट्स को मतलब इमीडिएटली पता चल जाएगा। लेकिन इसमें जैसे मैंने बताया आपको ट्यूबरकुलर आर्थराइटिस जो होती है, इसमें क्या होता है खासतौर पे बच्चे को हमारे देश में जैसे कि टीबी की समस्या बहुत कॉमन है और देखा जाए तो मतलब चेस्ट का टीबी काफी मतलब छोटे बच्चों में काफी आजकल में तो हो जाता है। तो वो क्या करते हैं कई बार जो है प्रॉपर जो है ट्रीटमेंट नहीं लेते चेस्ट की ट्यूबरकुलोसिस के लिए और दवाइयां वगैरह बीच में ही बंद कर देते हैं, जो उसका 6 महीने का जो दवाइयां चलनी होती है उससे पहले ही बंद कर देते हैं। तो वो क्या होता है वो इन्फेक्शन थोड़ा सा उस टाइम पे कम हो जाता है, लेकिन जैसे ही समय में इम्यूनिटी कम होती है तो वो इन्फेक्शन जो है दोबारा से बढ़ जाता है और जाके शरीर के अन्य अंगों को अफेक्ट करता है। उसमें सबसे कॉमन हमारे ज्वाइंट है। और ये वाला जो आर्थराइटिस होता है, ट्यूबरकुलर जो आर्थराइटिस होता है, ये बहुत ही सटल सा होता है। इसमें क्या होगा इनिशियल डेज में पेशेंट बस जो है एक हल्का सा लिम्पिंग की तरह प्रेजेंट करेगा कि उसको थोड़ा लंगड़ापन है और जो है या फिर वो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में या फिर नॉर्मल बच्चों की तरह जो है भागम दौड़ वगैरह नहीं कर रहा है। और इसमें जो मैंने आपको क्लासिकल बिल्कुल साइंस बताया अभी थोड़ी देर पहले, वो सारे साइन इसमें बिल्कुल एब्सेंट होते हैं। बस इनिशियल जो साइन होता है वो लिम्पिंग होती है कि बच्चा लंगड़ा कर चल रहा है। फिर धीरे धीरे जब कहानी थोड़ी सी जो है सिचुएशन और खराब होती है तो फिर जो है उसमें मूवमेंट कम होना या फिर जो है दर्द होना शुरू हो जाता है जनरली जो है। इसलिए जो है ट्यूबरकुलर आर्थराइटिस के जो बच्चे होते हैं हमारे पास काफी देर प्रेजेंट करते हैं। या फिर ये इस तरह के बच्चों में क्या होता है कि बीमारी इतनी ज्यादा सीवियर नहीं होती स्टार्टिंग से, तो लोग ऑन द काउंटर ओवर द काउंटर जो है पेन मेडिसिन या फिर जो है जेल वगैरह लगाकर काम चलाते रहते हैं और काफी लेट हमारे पास प्रेजेंट करते हैं कि जब तक जो है ज्वाइंट काफी डैमेज हो चुका होता है। तो इसलिए मैं यही एडवाइस देना चाहूंगा कि जो ये छोटी छोटी चीजें हैं, बच्चा जब भी मतलब इस तरीके से लिम्पिंग कर रहा हो, लंगड़ा कर चल रहा हो, तो आप बच्चे से जरूर हिस्ट्री लें कि जो है क्या कोई चोट लगी थी इसकी वजह से वो चल रहा है इस तरीके से, या फिर अगर वो बिना किसी कारण के इस तरीके से लगाकर चल रहा है तो इमीडिएटली मतलब उसको मॉनिटर करें और फिर इमीडिएटली किसी ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखाइए जिससे इसका सही समय पर डायग्नोसिस होकर प्रॉपर ट्रीटमेंट हो सके। जी हाँ, मतलब हर बार कोई जरूरी नहीं है कि हर बार सर्जरी ही हो जाएगी, लेकिन हर बार डॉक्टर के बाद में जाना बहुत जरूरी है। जी तो जी आरती मैडम, आपने भी छोटे छोटे बच्चों के फिजियो करवाई है? जी जी बिल्कुल। बच्चे कहना मान लेते हैं कि उनकी माएं दर्द से डर जाती है? नहीं, सब करा लिया जाता है, मैनेज हो जाता है, क्योंकि प्लेफुल एक्टिविटी से ही बच्चे को एक्सरसाइज कराई जा सकती है। कमांड तो वो बहुत कम मानते हैं। अगर बच्चों की अच्छी बात ये होती है कि वो बहुत अच्छा कॉम्प्लायंट, बहुत अच्छा शो करते हैं और बहुत अच्छी रिकवरी करते हैं। ये बात तो सही है। और कई बार ऐसा होता है कि जो बड़े लोग होते हैं, एक तो उनकी अपनी कुछ थॉट प्रोसेस होती है उसकी वजह से, और कई बार उनकी बॉडी की स्टिफनेस जो होती है वो भी उनको अलाउ नहीं करती है। अच्छा, और हम लोगों की सबकी तो वही आदत है ही कि जब तक एकदम पानी सिर के ऊपर ना चढ़ जाए तब तक कराना ही नहीं है वो चीजें। बिल्कुल सही बात है। हमारे साथ में बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं और फेसबुक पे भी बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। राजीव, आप एक तो क्वेश्चन उठाना चाहेंगे? राजीव श्रीवास्तव को परिचय आप लोगों से नहीं हो पाया। राजीव श्रीवास्तव बैंगलोर में है, बहुत सीनियर आईटी पर्सन है, मैनेजर है एक मल्टीनेशनल कंपनी के साथ साथ में, और इसके साथ साथ डॉक्सनियर मी के को फाउंडर भी हैं। और आपका ही करिश्मा है कि हम लोग इतनी टेक्नोलॉजी सीख गए, ये सब काम करने लग गए हैं। सो इस मंच पर जोड़ने के लिए आपकी ही आवश्यकता होती है, आप ही की वजह से हम सब जुड़ पाते हैं। सो राजीव, फेसबुक पे कोई क्वेश्चन है तो पूछिए।
जी हाँ, आज मैं पहली चीज देखिए टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मेरा आज देखिए टेक्नोलॉजी ऐसी है कि मेरा कैमरा नहीं चल रहा, मैं कितनी देर से ट्राई कर रहा हूँ। तो सॉरी फॉर दैट कि मेरा कैमरा नहीं ऑन हो रहा है। क्वेश्चंस तो काफी है। मैं एक पटना से दो क्वेश्चंस हैं, मैं दोनों क्वेश्चंस को एक साथ ही पढ़ देता हूँ, जिससे और फिर बाद में आप लोग उनको। तो पहला क्वेश्चन है, इज गाउट एंड आर्थराइटिस आर डिफरेंट? पहला क्वेश्चन ये है। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि बच्चे रात के टाइम पैर में दर्द की शिकायत बहुत करते हैं, तो इसका रीजन क्या है? तो ये दो क्वेश्चन अभी, बाकी और भी मेरे पास 2-4 क्वेश्चंस और हैं, वो आपके टाइम टू टाइम वी कैन टॉक अबाउट। हाँ जी, तो जैसा कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था कि आर्थराइटिस के टाइप्स कितने होते हैं। तो जो गाउट होता है वो एक तरह का आर्थराइटिस ही होता है। और जो गाउट होता है, इसमें होता क्या है कि जो हमारे शरीर में जो यूरिक एसिड बनता है, नॉर्मली जो हमारे बॉडी जो है, जो प्रोटीन्स होते हैं उनका जब भी ब्रेक डाउन करते हैं तो यूरिक एसिड हमारे शरीर में प्रोड्यूस होता है। तो ये यूरिक एसिड नॉर्मली किडनी जो है इसको यूरिन के थ्रू जो है निकाल देती है, और एक जब तो इसका एक लेवल नॉर्मल बना रहता है। लेकिन जब कभी भी इसका लेवल शरीर में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, कारण कुछ भी हो सकता है, उसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। तो जब ये यूरिक एसिड शरीर में बहुत दिनों तक बढ़ा रहता है तो ये जाकर जोड़ों में डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, और उसकी वजह से वहां पे डिपॉजिट होने की वजह से जोड़ों का डैमेज कराना शुरू कर देता है। और ये जो कंडीशन होती है इसको फिर हम लोग गाउट कहते हैं। तो अब ये जो गाउट होता है, जो गाउट है ये 3 तरीके से बेसिकली प्रेजेंट कर सकता है। एक तो हमारा एक्यूट गाउट होता है और एक हमारा क्रोनिक गाउट होता है। तो जो एक्यूट गाउट होता है, सपोज करिए कभी कोई ऐसी कंडीशन आई कि यूरिक एसिड एकदम से जोड़ों के अंदर बढ़ा और उसने एकदम से इमीडिएटली जोड़ों में इन्फ्लेमेशन कराई, सूजन कराई, और उसकी वजह से एकदम से जोड़ों में सीवियर पेन, रेडनेस एंड स्वेलिंग वगैरह आती है। ये प्रेजेंटेशन होती है एक्यूट गाउट की। इससे पहले हो सकता है कि आप पूरी तरीके से नॉर्मल थे और इससे पहले आपको कभी भी इस तरह की कभी कोई जो समस्या का प्रॉब्लम नहीं हुआ था, ये जस्ट पहली बार हुआ। तो ये जो होती है प्रेजेंटेशन होती है एक्यूट गाउट की। अब अगर यही एक्यूट गाउट का हम लोग प्रॉपर ट्रीटमेंट ले लेते हैं, यूरिक एसिड को का जो लेवल है ब्लड में प्रॉपर मैनेज करने लगते हैं, और साथ के साथ जो है प्रॉपर जो है एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, तो ये जो यूरिक एसिड की वजह से जो एक्यूट अटैक आया था, जल्दी जो है 50-60% लोगों में रिजॉल्व हो जाता है और आगे चल के कोई समस्या नहीं होती है। लेकिन अगर कुछ लोग होते हैं, जैसा कि बताया कि ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं या फॉलो नहीं करते, डाइट को प्रॉपर नहीं फॉलो करते, एक्सरसाइज, तो ये जो यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स हमारे जोड़ में जमे होते हैं वो परमानेंटली डैमेज कराना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से जोड़ों में जो है डैमेज होने की वजह से डिफॉर्मिटी आना शुरू हो जाती है, और कई बार आपको स्किन में जो है छोटे छोटे नोड्यूल्स जो है जमा होने शुरू हो जाते हैं। तो और फिर वो धीरे धीरे करके जो जॉइंट्स के आपका कैप्सूल है, लिगामेंट्स है, उनको डैमेज करते करते सीवियरिटी उसकी बढ़ती चली जाती है। तो इस वाली सिचुएशन को हम क्रोनिक गाउट कहते हैं। तो ये क्रोनिक गाउट जल्दी जो एक्यूट गाउट का प्रॉपर ट्रीटमेंट ना लेने की वजह से ही होता है जी। और इसमें भी अलग तरह की फिजियोथेरेपी होती है मैडम? आर्थराइटिस में तो मेनली मूवमेंट रिस्ट्रिक्शंस ही रहता है और उसके बाद आप उसकी स्ट्रेंथनिंग रहती है, तो लगभग ऑलमोस्ट सेम ही रहता है ट्रीटमेंट फिजियोथेरेपी का। बस ये है कि आइस और कोल्ड, जो हॉट और कोल्ड है उसमें डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि जब इन्फ्लेमेशन ज्यादा रहेगा तो आप हॉट नहीं लगा सकते, वो स्वेलिंग और इन्फ्लेमेशन को बढ़ाएगा। तो इस अक्यूट स्टेजेस में हम हमेशा जब स्वेलिंग रहती है, वो रिस्ट्रिक्शन ज्यादा रहता है, तो कोल्ड प्रेफर करते हैं। सॉरी, यही सवाल मैं पूछने वाली थी कि सिकाई का क्या रोल है, क्योंकि अभी भी दिमाग में कहीं ना कहीं वो होता है कि सिकाई माने गर्म। ये बात बिल्कुल सही कह रही है। जब गर्म होती है तो गर्म में भी डिस्क्रिमिनेशन बहुत अच्छे से लोगों को नहीं पता है कि गर्म पानी वाली करें। हमारे एक बहुत सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन थे बनारस में, अभी आज के टाइम में वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन वो हमेशा यही प्रेफर करते थे कि जब भी गर्म करो तो नमक डाल के गर्म पानी से करो। वो कभी भी हीट पैड जैसी सिकाई या हॉट वाटर वाली को नहीं कहते थे। मुझे उनका बड़ा ख्याल आ रहा है इस समय, क्योंकि छोटी छोटी बातें उनके साथ में कभी डिस्कस करते थे। तो ऐसा भी इम्पोर्टेंट है कि सिकाई गर्म वाली और ठंडी वाली? देखिए, अगर गोल्ड स्टैंडर्ड कहे तो हमेशा जो है, जो डॉक्टर साहब ने बताया था आपको कि जो है गर्म पानी में नमक डाल के सिकाई करना, ये फॉरएवर है और हमेशा बेस्ट रहेगा। लेकिन एक्चुअली क्या होता है कि आजकल जमाना इतना फास्ट हो गया है कि हमें हर चीज बहुत जल्दी जल्दी करनी होती है, तो सब लोग ये चीज नहीं कर पाते और हर जगह ये चीज अवेलेबल भी नहीं हो पाती। तो ऑब्वियसली छोटे छोटे शॉर्टकट्स आ गए हैं कि आप इलेक्ट्रिक पैड से कर लीजिए, वाटर बॉटल से कर लीजिए। एक्चुअली कॉन्सेप्ट ये है कि बेसिकली जब भी हम सिकाई करते हैं, गर्म इससे सिकाई करते हैं, एक तो पहली चीज तो ये होती है कि जब हम टेम्परेचर सेंसेशन देते हैं तो एक्चुअली जो टेम्परेचर एंड पेन के जो फाइबर्स होते हैं वो ब्रेन तक कॉमन होते हैं। तो हम क्या करते हैं, जब हम टेम्परेचर सेंसेशन देते हैं तो पहली बात तो पेन के जो पेन सेंसेशन होता है उसको कम कर देता है।
इसके अलावा जो हॉट फर्मेंटेशन जब हम करते हैं तो आसपास जोड़ों के आसपास जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो इम्प्रूव होता है, तो जो टॉक्सिन्स जोड़ों के अंदर है वो जो है बॉडी ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाते हैं और उसमें कमी, दर्द में कमी आती है। तीसरा जो मसल्स होती हैं और जो कैप्सूल होते हैं, लिगामेंट्स होते हैं, उसको रिलैक्स करने का काम करता है, तो उसकी वजह से भी जो स्टिफनेस और पेन है वो भी कम हो जाता है। और अगर हम उसमें नमक या फिर फिटकरी वगैरह डालते हैं तो वो ब्लड की जो है मतलब ये वाटर की कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं, तो स्वेलिंग को कम करने में, जल्दी से कम करने में हेल्पफुल होता है। तो हमेशा अगर बात करें तो ये हॉट वाटर मतलब नमक डाल के सिकाई करना बेस्ट है। बाकी ऐसा नहीं है कि जो है अगर हम इलेक्ट्रिक उससे सिकाई करेंगे या जो है नॉर्मल हीट पैड से सिकाई करेंगे तो आराम नहीं आएगा, वो भी उतना ही रोल प्ले करता है। बस ये है कि कन्वीनियंस का फर्क है और अवेलेबिलिटी का फर्क है।